हाँ जी, वेलकम वंस अगेन टू द कैंप स्पेस चैनल। मैं सुनील यादव आप सब लोगों का एक बार दोबारा से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। कुछ थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया था कुछ टाइम से, तो आज हम लोग दोबारा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मिलने के लिए और सब लोग बात करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों का एक बार दोबारा से कैंप स्पेस चैनल पर मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइएगा, मैं कुछ नए टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन टॉपिक्स आपके लिए अभी भी तैयार हैं। नए टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। जैसा कि केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे, केमिस्ट्री का चैनल है हमारा, केमिस्ट्री की डिस्कशन शुरू किया था हमने। उसी के अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? सॉलिड स्टेट को डिस्कस कर रहे थे। अब देखिएगा, सॉलिड स्टेट को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो क्या बातें की थी हमने। सॉलिड स्टेट के अंदर मैंने पैकिंग एफिशिएंसी तक की बातें आपसे की थी कि भाई पैकिंग एफिशिएंसी जो एफसीसी होता है, बीसीसी होता है, एससीसी होता है, या 3-4 तरीके की पैकिंग एफिशिएंसी बताई थी मैंने। उसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी के साथ साथ उनके ए, आर और डी के बीच में क्या रिलेशंस होते थे, इनके रिलेशन भी एक्सप्लेन किए थे मैंने। ये सब बातें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ये सब बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे की थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, आज मैं जो आप लोगों के लिए नए टॉपिक्स लेकर के आया हूँ वो सॉलिड स्टेट के ही टॉपिक हैं। लेकिन इससे आगे जो टॉपिक्स आते हैं, सॉलिड स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिएगा, आइएगा, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सब लोग जुड़ जाइएगा जल्दी करके, जल्दी से, और फटाफट से कमेंट भी कर दीजिएगा। कितने लोग लाइव आ चुके हैं, कितने लोग लाइव जुड़ चुके हैं, फटाफट से कमेंट करिएगा। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डेंसिटी का एक टॉपिक। डेंसिटी को आप डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, या कुछ बुक्स के अंदर या कुछ लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी आप जैसा चाहे वैसा रिप्रेजेंट कर लेना, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेंसिटी क्या होता है कि डेंसिटी सिंपल सा हमने पढ़ रखा है आज तक। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आज तक आपने जो बातें पढ़ी थी वो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था? मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था। मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। डेंसिटी आपने मास अपॉन वॉल्यूम पढ़ा था। तो आज हम लोग जो डेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, यहां पर जो डेंसिटी निकालने वाले हैं, दिस इज द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की डेंसिटी आप लोग आज पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं यहां पर। अब सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की डेंसिटी अगर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। अब डेंसिटी हमें निकालनी किसकी? डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ से। तो उसको कैसे समझे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा, आइएगा, समझते बात। अब डेंसिटी मैं डी से रिप्रेजेंट करूं या मैं रो से रिप्रेजेंट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद कराता हूं कैसे। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। मैंने इस फॉर्मूला को कैसे याद किया, मैंने इस फॉर्मूला को कैसे समझ रखा है, आप लोग देखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू जमना, यानी कि सिंपल सी बात क्या कह दूं मैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या था? डेंसिटी इज इक्वल टू जमना, ऐसे याद करेंगे। जमना कैसे? जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब आप लोग बात कर रहे होंगे कि जेड क्या है, तो जेड तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। कि जो भी यूनिट सेल आपको दिया गया होगा, उस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो जेड होता है हमारा। जैसे सिंपल क्यूबिक के लिए जेड 1 होता था, बीसीसी के लिए जेड 2 होता था, एफसीसी के लिए जेड 4 होता था, वही जेड क्या है, ये जेड यहां पर जो लिखा है वो जेड ये वही है। अगर एम की बात करते हो तो मास ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हो आप, या फिर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास है उस सब्सटेंस का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस कह सकते हो आप इसको। यानी कि अगर कोई एटम दे रखा है तो उसका एटॉमिक मास, या कोई सिंगल एलिमेंट दे रखा है तो उसका मास, और अगर आपको क्या दे रखा है, कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और एन को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एन इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। एन क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर होता है ये तो। और एवोगैड्रो नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग? 6.0
022 इंटू 10⁻23। ये क्या होती है? वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर की हमारे पास। ए क्या होता है? ए इज द एज लेंथ, ए इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल हमने ले रखा है उस यूनिट सेल के क्या है? ये एज लेंथ है। यानी कि ये सब कहानियां क्या हैं? डेंसिटी की बातें करती है हमारे लिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब देखिएगा बेटा जी, समझिए बात को, मैं इसको क्लियर करता हूं और ऊपर कुछ बातें बताता हूं आपको। अब ये जो ए होता है ना, एज लेंथ, ए होता है हमारा क्या? एज लेंथ होता है। लेकिन ये एज लेंथ ना जनरली ये एज लेंथ पीएम के अंदर डिफाइन होता है। पीएम का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर कहते हैं इसको हम लोग। पीएम इज द पिकोमीटर। हम लोग जानते हैं कि एक पिकोमीटर जो होता है ना उसके अंदर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर में हो जाता है कन्वर्ट। और जनरली क्या होगा, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। क्या होता है फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना? जनरली डेंसिटी हमारी जो होती है ना, डेंसिटी हमारी जो डेंसिटी, ये जो डेंसिटी लिखी हुई है ये जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही डिफाइन की जाती है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर में क्यूब में अगर डिफाइन की जाती है डेंसिटी, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं। डेंसिटी डी या रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब तो लिखो, लेकिन ए क्यूब पहले क्या मिलता किसमें? जनरली जो एज लेंथ है हमारी वो पिकोमीटर में दी हुई होगी आपको क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपको आंसर किसमें बताना? सेंटीमीटर में। तो आप पहले ही ऐसा क्यों ना कर दें कि उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले से ही हम क्या कर दें? यहाँ पर हम 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें। और क्यूब तो हमारे पास है ही पहले से, क्यूब तो लगा ही हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। तो यहां से अब जो डेंसिटी निकल करके आएगी वो डेंसिटी किस में आएगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी हमारे पास। डेंसिटी विल बी इन द ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आप सिंपल फॉर्मूला से निकालते, जो फॉर्मूला मैंने ये लिखा था डेंसिटी, या ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा था डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ये इससे अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करते तो ये ग्राम पर पिकोमीटर में निकल के आएगी। जब तक आप उससे ए को यानी एज लेंथ को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट होकर के आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 10⁻10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, वो क्यूब होकर 10⁻30 हो जाएगा। तो आप अगर डायरेक्टली आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे और इजीली आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे डेंसिटी को। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी बता दो, क्लियर है कि नहीं बात? भाई क्लियर है बात या नहीं है? अब अगर क्लियर है बात तो समझिएगा और आगे की कहानी को समझिएगा। जरा मजेदार कहानी बता तो दूं मैं आपको। जरा मजे की बात तो देखो क्या है। जहां पर बच्चे गलतियां कर देते हैं वही बात बता देता हूं जरा मैं आपको। बच्चे गलतियां कहां करेंगे इसके अंदर? और नीट में ऐसा सवाल आया है। जनरली ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व कराने के पर ही आंसर मिले, वो आंसर इस तरीके के देगा, बिना सोल्व करे भी बता सकते हो आप। तो डेंसिटी या रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30। ये हमारा डेंसिटी का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। लेकिन अब जेड जो है हमारा, जिसको हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कहते हैं। किसी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो देखिएगा अब जेड को अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लिया आपने, एससीसी पहला तरीका बता दिया। सिंपल क्यूबिक लोगों तो जेड आप जानते हो, जेड की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है। लेकिन अगर आप एफसीसी ले लेते हो तो ये भी जानते हो आप कि जेड की वैल्यू 4 लेनी है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर बीसीसी ले लिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया, तो जेड की वैल्यू पढ़ी तो हमने 2 थी, लेकिन जेड की वैल्यू 2 आप कब लोगे?
Z की वैल्यू 2 लेनी है, लेकिन कब? फॉर कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स जब होंगे तो Z की वैल्यू 2 लेंगे। कोवेलेंट सॉलिड जैसे कि एग्जांपल क्या? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे सोडियम का कॉम्प्लेक्स है, पोटेशियम का है, रुबीडियम का है, इस तरीके का कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो आप क्या लोगे? Z की वैल्यू 2 लोगे। सॉरी, अदरवाइज Z की वैल्यू जो है ना वो 1 भी ली जाएगी फॉर BCC के लिए ही। Z की वैल्यू 1 भी और Z की वैल्यू 2 भी ली जाती है। Z की वैल्यू 1 कब लोगे? फॉर आयोनिक सॉलिड्स। फॉर आयोनिक सॉलिड्स, अगर सॉलिड कैसा है? आयोनिक है, तो आप Z की वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। जैसे कि जनरली जो एग्जाम्पल पेपर में देखा जाता है वो सीजियम क्लोराइड का केस देखने को मिलेगा आपको। अगर सीजियम क्लोराइड जैसा कंपाउंड दे रखा है, सॉलिड दे रखा है, आप Z की वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे फॉर BCC। BCC अरेंजमेंट देगा, आप लोग बोलेंगे कि हमने तो आज तक पढ़ा यही है कि BCC के लिए Z की वैल्यू 2 आती है, जबकि हम देखते हैं। लेकिन जब आयोनिक सॉलिड दिया गया है तो BCC आप कितना लेंगे? Z की वैल्यू 1 लेंगे आयोनिक सॉलिड के लिए, लेकिन कोवेलेंट के लिए कितना लेंगे? 2 लेंगे। देखिएगा लिखा है मैंने, कोवेलेंट के लिए 2 लेनी है, आयोनिक के लिए 1 लेनी है। यही मिस्टेक होती है बच्चों से इस क्वेश्चन के अंदर। डेंसिटी के क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो यही मिस्टेक होती है, अदरवाइज मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं बनता इस क्वेश्चन में। सिंपल सी सारी वैल्यूज इसमें पुट अप करो, क्वेश्चन का आंसर इजीली निकल के आ जाएगा। इजीली आप क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, ये सबको क्लियर है बात? ये जल्दी बता दो यार, क्लियर है तो जल्दी से बोल दो एक बार, फटाफट से जल्दी बोल दो यार, जल्दी बोल दो। देखिएगा तो अगर सारी बातें क्लियर है ना आपको तो मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। देखिएगा अब मैं बताता हूं आपको एक और अच्छा कॉन्सेप्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दी कोऑर्डिनेशन नंबर, on the coordination number of a solid। किसी भी सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ जाता है, ये पेपर में बहुत बार देखने को ये क्वेश्चन मिल गया है। अब देखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, जैसे मान लो NaCl। NaCl में क्या होता है? सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर की बातें करता हूं, Cn नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर Na का जो होता है वो भी 6 होता है और Cl का जो होता है वो भी 6 होता है। यानी कि 6 सोडियम एक क्लोरीन के चारों तरफ ऐसे बैठे होंगे। ये क्लोरीन है, मान लो ये क्लोरीन है यहाँ पर, तो इसके चारों तरफ 6 सोडियम बैठे होंगे। अगर एक सोडियम ये बैठा है तो इसके चारों तरफ 6 क्लोरीन बैठे होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 हो गया। लेकिन अगर आप क्या करते हो ना, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, यहाँ पर क्या करते हो आप? प्रेशर अप्लाई करते हो, प्रेशर इंक्रीज कर देते हो, तो यही कंपाउंड सीजियम क्लोराइड जैसे कंपाउंड में बदल जाता है। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर सीजियम क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, यहाँ पर सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे ही मैंने सोडियम क्लोराइड के सॉलिड कंपाउंड के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और अगर मैं सीजियम क्लोराइड को, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है मैंने, अगर इसको मैं क्या लिख दूं कि यहां पर अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, अगर मैं इसका टेम्परेचर क्या कर देता हूं? इंक्रीज कर देता हूं, तो ये वापस आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। और पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 था, 8:8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8:8 है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6:6 है। तो देखो वो 8:8 से किस में आ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ाते ही 6:6 में। यानी कि सिंपल सी बात जान लेना, सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या बात बता रहा हूं?
इधर लिख देता हूं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा जी, इंक्रीज होता है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी इसी चीज को अगर जनरलाइज कर दूं मैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ये जनरलाइज्ड रूल लिख दिया, जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिख दिया, आप कहीं पर भी अप्लाई कर लेंगे इसको। यही था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए सॉलिड। किसी भी सॉलिड के कोऑर्डिनेशन नंबर पर टेम्परेचर या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता होगा, यही चीज मैं आपको समझाने वाला था, समझाना चाह रहा था। और आई होप ये सबको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत मजेदार बातें हैं यार, बहुत मजा आता है मेरे को वास्तव में बड़ा मजा आता है। मजा आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से बोल दो, मजा आया कि नहीं आया। चलिए, अगर ये सारी बातें आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई तो समझिएगा अब एक नई चीज के ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, और नया कॉन्सेप्ट देखिएगा। मजा लेकर के पढ़िए यार, फील लेकर के पढ़ो यार, बिल्कुल अच्छे से, है ना। चलिएगा, एक और चीज लेकर के आता हूं मैं, एक और चीज लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए मैं। चलिएगा, नया टॉपिक आता है डिफेक्ट्स, या इसी का दूसरा नाम इम्परफेक्शंस कहते हैं। इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर डिफेक्ट्स या सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शंस क्या चीज होती है, जरा ये क्या चीज होती है ये। अब देखिएगा, सपोज दैट, पहले समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। मान लो कोई ए चीज है जिसका पूरा सॉलिड बना हुआ है, ये ए है, ये भी ए है, ए है, ऐसे ए लगे हुए हैं सारे, पूरा ए का ए नाम की कोई चीज है जिससे कि पूरा सॉलिड बना हुआ है ऐसे। ठीक है भाई, हमारा ये सॉलिड इस तरीके से बना हुआ है जो कि ए नाम की चीज से बना हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, ये सॉलिड हमारा होना चाहिए था जब हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से था, सारी चीजें, हर चीज जो जहां पर बैठना चाहिए था वो वहीं पर जाकर के बैठ गया, उस जो उसकी लोकेशन थी, जो उसकी पोजीशन थी, वो हर चीज अपनी अपनी पोजीशन पर बैठी हुई है। तो हमारा जो सॉलिड था वो कुछ इस तरीके का बन जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि जो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कि जिस रास्ते से, जिस मेथड से आपने उस सॉलिड को तैयार किया, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी रह गई हो, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रह गई हो, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज रह गई हो। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है कि रिएक्शन जो कंडीशन मांगती है, रिएक्शन कंडीशन का मतलब क्या समझते हैं कि भाई हर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर होती है वो। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत टेम्परेचर प्रेशर कुछ चेंज कर दिया या थोड़ा बहुत टेम्परेचर प्रेशर कुछ अलग रह गया, मान लो मिस्टेक हो गई हमसे, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल बनेगा तो सही, लेकिन क्रिस्टल के अंदर इरेगुलरिटीज आ जाएंगी। या फिर क्या होता है कई बारी, अब लाइफ में क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी है, पेशेंस तो किसी के पास है नहीं, तो क्या किया जाता है, जैसे लैब में काम कर रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं तो भाई होता क्या है कि जनरली मेथड क्या है कि प्रेसिपिटेशन का या क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, पहले हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन को फिर बॉईल करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, प्रेशर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको बॉईल करना पड़ता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको अपने आप कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ऑन इट्स ऑन। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है, पेशेंस तो है नहीं, पेशेंस नहीं है तो क्या करते हैं, जल्दी से भाई फटाफट से लैब में अगर जल्दी जाना है तो अटेंडेंस भी चाहिए, टीचर के सारा काम करना है, हमें जल्दी जल्दी से करके दिखाना है सारा काम। तो क्या करते हैं हम लोग, उस गर्म चीज़ को जल्दी ठंडा करने के लिए फटाफट से बहुत गर्म चीज़ को एकदम से बर्फ में रख देते हैं उठा करके। अब क्या होता है, जिस रिएक्शन को आपको करना क्या चाहिए था, अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए था ठंडा होने के लिए, जो कि इस तरीके का क्रिस्टल बना देता। अगर आप उसको अपने हाल पर छोड़ देते तो ऐसा क्रिस्टल बनाता जो कि रेगुलर क्रिस्टल होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है। लेकिन आपने क्या किया, रैपिड हीटिंग करी, बहुत ज़्यादा हीट कर लिया उसको,
और एकदम से उसको बर्फ में रख दिया, रैपिड कूलिंग भी कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पार्टिकल ना ये जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया, जो पार्टिकल जैसा जहां पर घूम रहा था वो वहीं पर जाकर के फ्रीज होना शुरू हो गया पार्टिकल। मान लो ऐसा कुछ बनने लग गया, वो इस तरीके का बन गया। अभी ऐसा इर्रेगुलर शेप मिल गई आपको ऐसी। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ड्यू टू रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग एंड रैपिड कूलिंग। अचानक से एकदम से गर्म करना और एकदम से ठंडा करने की वजह से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स जहां पर घूम रहे थे वो वहीं पर क्या हो गए, फ्रीज हो गए। और उसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या हो गया, इम्परफेक्शंस आ गए, डिफेक्ट्स जनरेट हो गए। अब इस तरीके की जो चीजें हो गई ना, पहले रेगुलर क्रिस्टल ऐसा दिखना चाहिए था, हर लेटेस्ट चीज हर पॉइंट जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दिखना चाहिए था, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब जगह से। लेकिन हुआ क्या कि इस तरीके की इरेगुलरिटीज आ गई, जो जिसका जहां मन किया वो रैंडमली बैठ गए जाकर के। इस तरीके की जो चीज आती है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भाई, हम लोग ये नहीं कह सकते कि डिफेक्ट्स होना क्रिस्टल के अंदर बुरा होता है, बेकार चीज नहीं है वो, क्योंकि आगे जाकर के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वास्तव में हम लोग क्रिस्टल के अंदर जानबूझ करके भी डिफेक्ट करते हैं, कई बार जानबूझ करके भी डिफेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, क्या कि उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है, उनको सेमीकंडक्टर बनाना है या कंडक्टर बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जिनकी वजह से इम्प्योरिटी कहते हैं उनको, इम्प्योरिटी डालते हैं जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट हमेशा प्रोसेस की वजह से, मेथड की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन की कंडीशन की वजह से होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। बाहर से हम अनवांटेड सब्सटेंसेस डालते हैं जानबूझकर, जिनको हम इम्प्योरिटी कह सकते हैं, उनकी वजह से हम जानबूझकर डिफेक्ट्स क्रिएट भी कराते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, और वो जो डिफेक्ट्स होते हैं वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर आते हैं। और जो प्रोसेस होता है उसका नाम डोपिंग कहा जाता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर पार्ट में आएगा। समझिएगा बात को। तो ये जो डिफेक्ट्स क्रिएट हुए, इस तरीके की जो चीजें हो जाती हैं क्रिस्टल के अंदर, एक रेगुलर क्रिस्टल ना बन करके इस तरीके का डिसऑर्डर्ड क्रिस्टल या इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं, उन्हीं का नाम डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स रख दिया जाता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? अगर ये सब बातें क्लियर है तो समझिएगा बात। फिर अब देखिएगा बात को, समझते हैं क्या होता है। अब देखिएगा ये जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जो डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो डिफेक्ट्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। लाइन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, और दूसरा एक पॉइंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। लाइन एंड पॉइंट डिफेक्ट्स, दो तरीके के डिफेक्ट्स अपने पास होते हैं, या तो लाइन डिफेक्ट हो सकते हैं या फिर पॉइंट डिफेक्ट हो सकते हैं। अब लाइन डिफेक्ट्स क्या होते हैं? when the imperfection is in a particular line of a solid, जो भी सॉलिड सब्सटेंस आप ले रहे हो उसके एक पूरी लाइन में ही क्या हो जाए, इम्परफेक्शन आ जाए, इरेगुलर अरेंजमेंट आ जाए, तो उस समय उस टाइम पर जो डिफेक्ट क्रिएट होते हैं उसी को लाइन डिफेक्ट कहते हैं हम लोग। लेकिन पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? when the imperfection is at a particular पॉइंट, या उसको हम लोग लैटिस पॉइंट भी कहते हैं, एट ए पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट इन द सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पर अगर क्या हो जाता है, इम्परफेक्शन आ जाता है, तो उसी चीज का नाम पॉइंट डिफेक्ट रख दिया जाता है। अब समझिएगा बेटा, जो ये लाइन डिफेक्ट है ना, ये लाइन डिफेक्ट है, ये नॉट इन आवर सिलेबस, ये हमारे सिलेबस से परे की बातें हैं, हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है।
इसलिए हम लोग हमारे इस 12th क्लास के सिलेबस के अंदर लाइन डिफेक्ट्स को जनरली नहीं पढ़ा करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर जो मेन चीज़ें हैं डिफेक्ट्स की वो पॉइंट डिफेक्ट है। और पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। अब पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं ना, अब ये पॉइंट डिफेक्ट अपने आप में दो टाइप के हो जाते हैं। पॉइंट डिफेक्ट भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। दो पार्ट में कैसे डिवाइड किए गए हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना क्या है, हमें पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ना है। देखिएगा पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, एक तो स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होता है। व्हेन इन ए सॉलिड सब्सटेंस there are equal number of cations and anions present in the crystal आफ्टर डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। अगर किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन का जो रेशियो है ना, कैटायन एनायन का जो नंबर है वो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है, तो क्या होता है, ऐसे डिफेक्ट्स का नाम ही स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। स्टोइशियोमेट्री मतलब रेशियो होता है एक तरीके से। स्टोइशियोमेट्री आपने क्लास 11th में स्टोइशियोमेट्री का ही एक टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें स्टोइशियोमेट्री पढ़ाया जाता है। रिएक्शन से देखते हैं ये कितने मोल के साथ रिएक्ट करके कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसी को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है जब कैटायन और एनायन दोनों का रेशो जो है किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर इक्वल रहता है, उस डिफेक्ट को, उस पॉइंट पर डिफेक्ट का नाम जो रखा जाता है वो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट रखा जाता है। अब सेकंड क्या होता है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। भाई ध्यान से समझिएगा इन सब चीज़ों को, बहुत ध्यान से समझ लो यार, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझो। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक क्या होते हैं, व्हेन दी नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस in a crystalline substance are not equal। जब कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर आर नॉट इक्वल आफ्टर द डिफेक्ट कह सकते हो आप, आफ्टर द डिफेक्ट होने के बाद कैटायन और एनायन का जो रेशियो है, जो नंबर है, वो इक्वल ना हो, ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में वो लोग चले जाते हैं। अब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक दो तरीके के डिफेक्ट्स मैंने आपके सामने रखे, लेकिन इन दोनों डिफेक्ट्स को समझना है, डिटेल में समझना है, क्योंकि ये डिफेक्ट्स फर्दर कुछ पार्ट्स के अंदर जाकर के डिवाइड हो जाते हैं। उन पार्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन उनको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। सबसे पहले इनके पार्ट्स देखते हैं, कितने टाइप के हमारे स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, कितने टाइप के नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। तो देखिएगा, एक थर्ड भी होता है जो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। एक थर्ड टाइप का भी होता है जो कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। थर्ड हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, ठीक है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा, मैंने बताया कि स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं हमारे पास। एक क्या होता है, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। एक डिफेक्ट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सबसे पहले टाइप का जो डिफेक्ट आ जाता है, वो डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है जिसका नाम होता है शॉर्टकी डिफेक्ट।
शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं। और सेकंड टाइप का जो डिफेक्ट है जिसको हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में बात अगर की जाए, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में जरा बात कर ले तो क्या कहानी होगी। फिर कहानी कुछ होगी ऐसी, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में होगा एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं एक को तो हम लोग, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो दो तरीके के डिफेक्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पढ़ने हैं, और दो ही हमें स्टोइशियोमेट्रिक शॉर्ट की और फ्रैंकल दो स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर पढ़ने हैं, और एक डिफेक्ट हमें कौन सा पढ़ना है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना है। ये सब बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा आपसे। तब तक के लिए आप लोग जो आज की क्लास में मैंने आपको कराया उसको सबको रिवाइज करिएगा और कोशिश करिएगा डेंसिटी के फॉर्मूला पर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, ट्राई करें क्वेश्चंस को। जो भी डाउट आपको हो, मोस्ट वेलकम है डाउट्स के लिए, मैं ऑल टाइम रेडी रहता हूं। आप जितने डाउट चाहें उतने डाउट्स भेज दीजिएगा, और अगर आपको डाउट्स या तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके अलावा अगर कमेंट सेक्शन में भी ना बताएं या नहीं बताना चाह रहे या नहीं सुटेबल नहीं है आप लोगों के लिए, तो वैसे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो एक छोटा सा एरो जैसा लगा होता है, यहाँ पर इस तरीके एक एरो लगा होता है राइट साइड में, जहाँ पर वीडियो चल रही होती है उसके जस्ट नीचे इस तरीके का एक एरो मिलेगा आपको ब्लैक कलर का। उस एरो को दबाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी भी मिलती है मेरी, वहाँ पर ईमेल आईडी भी गिवन है मेरी, जिसका नाम क्या है, SY ejuphilic@gmail.com। ये तो मेरी जीमेल आईडी है जिस पर आप मुझे कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और रास्ता है जिससे आप और इजीली, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जिससे आप जुड़ सकते हैं और इजीली आप लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको। आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएगा इजीली, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। टेलीग्राम में आप क्या करेंगे, एक लिंक दे रहा हूं मैं जिसका नाम है केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से आपको चैनल मिलेगा। वहां पर केमिस्ट्री विद सुनील यादव के नाम से आपको क्या मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा आपको वहां पर। और अगर ये चैनल आपको मिल जाता है तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं मिलता है तो आप लोग कैम स्पेस के नाम से भी सर्च कर सकते हो, CHEM कैम लिखेंगे, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे उसके अंदर और फिर स्पेस वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। ये अगर सर्च करेंगे तो भी आपको कैम स्पेस नाम से भी आपको क्या मिलेगा, चैनल मिलेगा, जो कि टेलीग्राम पर मिलेगा, और उस पर डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। आप फोटो खींच करके क्लिक करके अपना कोई भी डाउट मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ऑल टाइम अवेलेबल मिलूंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दूँ उस डाउट का। कुछ देर के बाद जैसे ही मैं उसको मैसेज को देखूंगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा फ्री होते ही मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको रिप्लाई ना मिले, आपको हर डाउट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाए, उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि कई बार इंसान थोड़ा बिजी होता है बाकी अदर स्टफ्स के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, और ये सब आईडी, ये सब चीज़ें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब चीज़ों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। और फर्दर किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए भी आप यहीं से इसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए और बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू है। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड हैव ए नाइस डे, नाइस टू मीट यू एंड वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।